5 दिसंबर 1945 को दोपहर के 2 बजे यूएस नेवी के 5 बॉम्बर प्लेन्स टेक ऑफ करते हैं सिर्फ उड़ान की ट्रेनिंग के लिए। फ्लाइट में तकरीबन 14 क्रू मेंबर्स मौजूद हैं जिनको लीड किया जा रहा था लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर के अंडर, और ये पूरा स्टाफ इंतहाई एक्सपीरियंस था बॉम्बर प्लेन्स को उड़ाने में। ये 5 प्लेन्स अपनी ईस्ट की तरफ डायरेक्शन मोड़ देते हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन 2 घंटे बाद इनके स्क्वाड्रन लीडर अचानक से कहते हैं कि उनके जहाज का कंपास काम नहीं कर रहा। फिर ये अपना बैकअप कंपास निकालते हैं, लेकिन वो भी काम करने से फेल हो जाता है। अब इनको समझ नहीं आ रही थी कि इनकी एग्जैक्ट लोकेशन इस टाइम क्या है। ये अपने बाकी साथियों से राब्ता करते हैं और वो भी यही सेम बात बोलते हैं कि उनका भी कंपास काम नहीं कर रहा। स्क्वाड्रन लीडर चार्ल्स टेलर कंपास खराब होने के बाद ये स्टेटमेंट देते हैं। Both my compasses are out and I'm trying to find Fort Lauderdale, Florida. I'm over land but it's broken. I'm sure I'm in the Keys but I don't know how far down and I don't know how to get to Fort Lauderdale. उसके बाद धीरे धीरे मौसम भी बिगड़ना शुरू हो जाता है। शाम के 4:56 पे टेलर को लगता है कि उनके प्लेन्स गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर पहुंच गए हैं। अब यहाँ से उनके ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लो करना होगा वापस पहुंचने के लिए, क्योंकि उनको खतरा महसूस हो चुका था और वो चाहते थे कि सारे प्लेन्स अब वापस अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाएं। और वो सबको कमांड भी देते हैं कि ईस्ट की तरफ फ्लो किया जाए। लेकिन कुछ क्रू मेंबर्स का कहना था कि उनको लग रहा था कि वो पहले से ही ईस्ट में है और वापस जाने के लिए उनको उल्टा वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए। इसी ऑर्डर के कुछ टाइम बाद एक ट्रांसमिशन सुनने को मिलता है। Damn it, if we could just fly west, we would get home. Head west, damn it. लेकिन मौसम अब बहुत ज्यादा बिगड़ना शुरू हो जाता है। सूरज भी गरूब हो जाता है और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। उसके बाद टेलर से एक आखिरी मैसेज आता है। Close up tight. We'll have to ditch unless landfall. We all go down together. उसके बाद वो प्लेन्स जिनको लगता था कि उनको वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए, वो अचानक से गायब हो जाते हैं और आज के दिन तक उन प्लेन्स का कोई नामो निशान नहीं मिला और हम कुछ नहीं जानते इन प्लेन्स के बारे में कि इनके साथ आखिर क्या हुआ। इन प्लेन्स के गायब होने के बाद सर्च एंड रेस्क्यू मैरिनर एयरक्राफ्ट को भेजा जाता है इन्हीं प्लेन्स को ढूंढने के लिए, लेकिन वो भी गायब हो जाता है उसी जगह पे जहां पर ये सारे प्लेन्स जाकर गायब हुए थे। पहले वो 14 क्रू मेंबर्स गायब हुए और अब इस मैरिनर प्लेन के 13 लोग भी गायब हो चुके थे। इसके बाद कुछ दिनों के लिए एक बहुत बड़ा ANC सर्च ऑपरेशन बुलाया जाता है इन सारी फ्लाइट्स को ढूंढने के लिए, जिनके अंदर फ्लाइट 19 और मैरिनर एयरक्राफ्ट शामिल था। काफी दिनों तक ये सर्च ऑपरेशन चलता है, लेकिन उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता इन फ्लाइट से रिलेटेड। ना ही किसी इंसान की कोई डेड बॉडी मिलती है और ना ही उन जहाज़ों का कोई भी टूटा हुआ टुकड़ा मिलता है। कुछ भी नहीं मिलता उनको। ये जो समंदर का जो एरिया था जहाँ पर ये सारे क्रू मेंबर्स और इनके जहाज गायब हुए थे, इस एरिया को आज के दिन हम लोग बरमूदा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। बरमूदा ट्रायंगल समंदर का सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस एरिया बताया जाता है, जहां पर 500 से ज़्यादा जहाज़ और फ्लोरिडा जहाज़ गए और आज तक उनका कुछ अता पता नहीं चल पाया। बस वो इस समंदर के इस मिस्टीरियस एरिया में गए और हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए। ये समंदर का ऐसा एरिया है जो अमेरिका के फ्लोरिडा से लेकर प्यूर्टो रिको तक और ऊपर बरमूदा कंट्री तक जाता है, और ये एरिया पूरा एक ट्रायंगल बनाता है जिसे हम लोग नाम देते हैं बरमूदा ट्रायंगल। ये एरिया 5 लाख स्क्वायर माइल से भी ज़्यादा के एरिया पर ये पूरा ट्रायंगल फैला हुआ है। ये इतना बड़ा एरिया है कि इसमें कहीं ज़्यादा पाकिस्तान और इंडिया जैसे देश भी फिट आ सकते हैं। हैरत अंगेज तौर पर बरमूदा ट्रायंगल के किस्से 500 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस एक नई दुनिया की खोज में अपना सफर कर रहे थे, तब वो भी इसी एरिया से गुजरे थे। उन्होंने भी यही बात रिपोर्ट की थी कि जब वो इस एरिया से गुजर रहे थे तो उनका कंपास काम करना बिल्कुल ही बंद हो गया था। उसी एरिया में इन्होंने अपने जहाज से बाहर निकल के एक रोशनी देखी जो कि आसमान में थी और वो तेजी से नीचे जमीन की तरफ आ रही थी और वो जाकर समंदर में जाकर कहीं गायब हो गई।
और यहीं से शुरू हुई ये मिस्ट्री और आने वाले सालों में इस बरमुदा ट्रायंगल को कई नाम दिए गए, जैसे कि द सी ऑफ डूम, द ग्रेवयार्ड ऑफ एटलांटिक, सरगासो ग्रेवयार्ड। ऐसे नाम थे जिनको 18th और 19th सेंचुरी तक बरमुदा ट्रायंगल के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन ये बरमुदा ट्रायंगल नाम जो कि आज तक चलता आ रहा है, ये पहली बार इस्तेमाल किया गया था 1964 में। एक ऑथर ने एक आर्टिकल लिखा था और उस आर्टिकल में उसने इस समंदर के मिस्टीरियस एरिया को बरमुदा ट्रायंगल के नाम से बुलाया था, और तब से लेके आज तक इस मिस्टीरियस एरिया का नाम बरमुदा ट्रायंगल रख दिया गया है। विंसेंट एच गदीस नाम के एक आदमी ने इस आर्टिकल को लिखा था। इस आर्टिकल में उन्होंने कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो नहीं दी थी कि क्यों यहाँ पर जाके सारे जहाज़ गायब हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने इस आर्टिकल में बहुत सी ऐसी कहानियाँ लिखी थी कि ये देखो समंदर का एक इंतहाई मिस्टीरियस एरिया है, और इसी आर्टिकल से ही बरमुदा ट्रायंगल की मिस्ट्री बहुत ज़्यादा फेमस हुई और जगह जगह पर फैलना शुरू हुई। अगर कुछ और घटनाओं की बात करें तो एक बहुत ही ज़्यादा भयानक इंसिडेंट हुआ था साल 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स जहाज़ को लेकर। ये जहाज़ उस दौर का यूएसए का सबसे बड़ा, तेज़ और लग्जूरियस जहाज़ था। ये जहाज़ ट्रूप्स और कोल को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 4 मार्च 1918 को 306 लोग बैठे थे इस यूएसएस साइक्लोप शिप में। वॉशिंगटन से ये जहाज़ रवाना हुआ ब्राज़ील की तरफ। लोगों के अलावा इस जहाज़ में 11,000 टन मैंगनीज भी मौजूद था। सारा सफ़र ब्राज़ील की तरफ तय करने में इनको 9 दिन लगने थे। इनका सफ़र जब शुरू हुआ सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद ये अपने सफ़र के दौरान ही एक मिस्टीरियस तरीके से बिल्कुल ही गायब हो गया। इस जहाज़ का कोई नामो निशान किसी को भी नहीं मिल पाया। ये जहाज़ बिल्कुल पूरी तरह से गायब हो गया। यहाँ तक कि इस जहाज़ की तरफ से एक मैसेज भी आया था, ऑल वेल, और वो मैसेज इस जहाज़ की तरफ से आखिरी मैसेज था जो कि स्टाफ को रिसीव हुआ था। उसके बाद ये जहाज़ बिल्कुल गायब हो गया। इसने सबको परेशान और चौंका के रख दिया कि यूएस नेवी की इतनी बड़ी शिप इतने ज़्यादा लोगों के साथ और इतने ज़्यादा सामान के साथ अचानक से कैसे इस तरह से गायब हो सकती है। अगर ये मिस्ट्री आपको काफ़ी ज़्यादा हैरानकन लगती है तो इससे भी ज़्यादा खौफनाक मिस्ट्री है एलन ऑस्टिन की। साल 1881 में 210 फीट लंबा जहाज़ जिसका नाम था एलन ऑस्टिन, और ये जहाज़ लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था। बड़ी ही आम बात थी क्योंकि अक्सर उस दौर में इसी रूट से काफ़ी सारे जहाज़ सफ़र किया करते थे, लेकिन इस जहाज़ के साथ जो हुआ वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था। जब एलन ऑस्टिन अपना सफ़र तय कर रहा था तो सफ़र के दौरान रास्ते में एलन ऑस्टिन जहाज़ को एक अनजान जहाज़ दिखता है, और वो जहाज़ अंदर से बिल्कुल ही गायब होता है। समंदर पे अकेला वो जहाज़ तैर रहा होता है बगैर किसी क्रू के, एक बिल्कुल ही खाली जहाज़। जहाज़ उन लोगों को बरमुदा ट्रायंगल के एरिया के करीब दिखता है। किसी भी इंसान का कोई नामो निशान नहीं था इस जहाज़ के अंदर। एलन ऑस्टिन जहाज़ के कैप्टन ने फैसला किया कि वो उस जहाज़ में जाकर देखेंगे कि आखिर उस जहाज़ में क्या है। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी शिप को उस जहाज़ के करीब लेकर गए और 2 दिन तक इंतज़ार किया कि शायद उस जहाज़ से कोई ना कोई हमें रिस्पॉन्स आ जाएगा, लेकिन 2 दिन तक भी उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं आता उस जहाज़ से। और फिर उसके बाद कैप्टन ने उस अनजान जहाज़ में जाकर अपना कदम रखा। हैरत अंगेज तौर पर उस जहाज़ के अंदर काफ़ी सारा सामान था और हर सामान अपनी अपनी जगह पर पड़ा हुआ था। उसके बाद एलन ऑस्टिन जहाज़ के कैप्टन फैसला करते हैं कि वो अपने क्रू मेंबर्स में से 2-3 मेंबर्स को इस जहाज़ में शिफ्ट कर देंगे और वो इस जहाज़ को साथ साथ लेके हमारे एलन ऑस्टिन जहाज़ के साथ आएंगे और हम दोनों जहाज़ों को साथ साथ लेकर अपना सफ़र तय करना शुरू करेंगे। उसके बाद 2 दिन तक ये दोनों जहाज़ साथ साथ सफ़र कर रहे होते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। एलन ऑस्टिन के कुछ 3-4 क्रू मेंबर्स उसी जहाज़ में होते हैं और वो एलन ऑस्टिन के साथ उस जहाज़ को लेकर चल रहे होते हैं। लेकिन फिर उसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक किस्म का तूफ़ान आ जाता है। इस तूफ़ान से उन दोनों जहाज़ों के रास्ते बिल्कुल ही अलग अलग हो जाते हैं और वो अनजान जहाज़ उनके जहाज़ एलन ऑस्टिन से कहीं बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाता है। फिर उसके बाद एलन ऑस्टिन जहाज़ के कैप्टन दोबारा से उस जहाज़ को ढूंढने की कोशिश करते हैं और जब वो ये कोशिश कर रहे होते हैं तो उनको इंतहाई ज़्यादा एक खौफनाक मंजर दिखता है। वो ये कि उनको एक और जहाज़ उसी तरह से अपने जहाज़ एलन ऑस्टिन से कुछ फासले पर
दिखता है। और जब वो उस जहाज के करीब जाते हैं तो उनको मालूम होता है कि ये वही जहाज था जिसके अंदर उन्होंने अपने क्रू मेंबर्स को भेजा था और जिस जहाज को उन्होंने कुछ देर पहले ही ढूंढा था। एक बार फिर दोबारा से उस जहाज के अंदर किसी भी इंसान का कोई नामो निशान नहीं था और जिन क्रू मेंबर्स को उन्होंने उस जहाज में भेजा था वो उनके क्रू मेंबर्स भी बिल्कुल गायब हो चुके थे। उनके क्रू मेंबर्स कहाँ गए, क्या हुआ उनके साथ, कुछ भी उन लोगों को मालूम नहीं था। लेकिन वो जहाज बिल्कुल ही वैसे का वैसा उन लोगों को एक बार फिर से दोबारा मिल गया था। और फिर कहा जाता है कि एलन ऑस्टिन ने एक बार फिर से अपने क्रू मेंबर्स में से कुछ मेंबर्स को उस जहाज में दोबारा भेजा कि उस जहाज को साथ साथ लेकर आओ। फिर वही 2 दिन बाद एक और खौफनाक तूफान आया और वही सेम कहानी दोबारा से रिपीट हुई। वो जहाज उनके रास्ते से भटक गया और उनको फिर दोबारा से मिला और फिर से उस जहाज में किसी भी इंसान का कोई नामो निशान नहीं था और उनके वो नए 2 क्रू मेंबर्स जिनको उन्होंने बाद में भेजा था वो भी वहां से गायब हो चुके थे। जब एलन ऑस्टिन का जहाज वापस पहुंचता है फ्लोरिडा तो उसके ऑनर ये कहानी सुनकर बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा हो जाते हैं और वो अपना जहाज एलन ऑस्टिन किसी जर्मन कंपनी को सेल कर देते हैं। अगर हम लोग इस हादसे की बात करें, ये जो भी हुआ था, तो ये हादसा बहुत ही पुराना है और ये कहानी बहुत ही अरसे से और बहुत ही सालों से चलती आ रही है। लेकिन इस कहानी का हमारे पास ऐसा कोई भी ठोस और कोई साइंटिफिक सबूत नहीं है जो कि इस कहानी को सच्चा साबित करे। तो ये बात हमें मालूम नहीं है कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है। उसके बाद बरमुदा ट्रायंगल के हवाले से बहुत ही ज़्यादा झूठी अफवाहें लोगों ने फैलानी शुरू कर दी। जैसे कि काफ़ी सारे लोगों ने ये अफवाह फैलानी शुरू की कि समंदर के इस एरिया में एलियंस का राज है, इसलिए जब भी कोई हवाई जहाज या कोई बहरी जहाज समंदर के इस एरिया में पहुंचता है तो एलियंस उसको लेकर अपने साथ गायब हो जाते हैं। दूसरी अफवाह ये फैलाई गई कि समंदर के इस एरिया में गहराई में कहीं एक सी मॉन्स्टर रहता है जो कि इन सारे बहरी जहाज और हवाई जहाज़ों को लेकर अपने साथ पानी की गहराई में कहीं गुम हो जाता है। लेकिन ये सारी तो थी झूठी अफवाहें जो कि फैलाई गई थी बरमुदा ट्रायंगल के फेमस होने के बाद। काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने साइंटिफिक रीजंस भी दी हैं कि आखिर बरमुदा ट्रायंगल में ऐसा होता क्यों है, और वो सारी साइंटिफिक रीजंस मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो के दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और जियो टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए।